हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय नियोजन तक देख चुके थे। तो आज हम उसके आगे का देखेंगे। तो उसमें आज आगे इसमें है विशाल स्नानागार, है ना। विशाल स्नानागार क्या है? ये मोहनजोदड़ो में ये दूसरी सबसे बड़ी आकृति थी। ओके। और ये कहाँ स्थित था? ये था दुर्ग के टीले पर स्थित। अर्थात दुर्ग का टीला मतलब कि जो नगरीय नियोजन था वो किस टाइप का था? इस टाइप का था। उसमें हड़प्पा संस्कृति में यहाँ पे जो ऊपर का इलाका था वो दुर्ग क्षेत्र कहलाता था, और नीचे का था वो सामान्य लोग रहते थे, और इधर नदी रहता था। नदी के किनारे निचले भाग में सामान्य लोग रहते थे और ऊपर में अमीर लोग रहते थे, और इसी इलाके को दुर्ग क्षेत्र कहा जाता था, है ना। तो दुर्ग क्षेत्र में ही विशाल स्नानागार स्थित था, और इसकी जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर, 7.01 मीटर, और गहराई थी वो 2.43 मीटर थी। ठीक, इसका उसको याद रखिएगा डायमेंशन को, ये मेंस में थोड़ा काम आ सकता है। उसके बाद फिर उसमें क्या था, दोनों सिरों पर तलों तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अर्थात जैसे कोई ये स्विमिंग पूल टाइप का है, जैसे अभी के स्विमिंग पूल में होता है कि लेवल बाय लेवल ऐसा सीढ़ी बना होता है, उसके बाद फिर ये पूरा एंड में गड्ढा होता है पूरा। तो वैसा क्या है, उसी टाइप का बना हुआ था सीढ़ी, है ना। और उसके बाद जलाशय के बगल में ऐसे कपड़े बदलने के लिए रूम बना हुआ था। ठीक, उसके बाद फिर जो स्नानागार की फर्श थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी, और जो फर्श का जो जोड़ाई हुआ था वो चारकोल से हुआ था। ठीक, तो चारकोल से क्या है, इससे क्या पानी का रिसाव नहीं होता था, और क्या नीचे मिट्टी वगैरह होगा तो उसमें क्या पानी ऐसे कम नहीं होता था, तो उससे पूरा ऐसे वो होता, मतलब ऐसे जुड़ा हुआ होता था एकदम से। ठीक, और एक क्या जो कमरे में एक कुआं था जहाँ से पानी निकाल के हौज में डाला जाता था। मतलब कि जैसे कोई मतलब वो है स्नानागार है, तो इसके आसपास क्या ऐसे कमरे बने होते थे चारों ओर, है ना। और उसी कमरे में एक में कुआं था, जिससे कुएं से पानी निकाल के इस हौज में ऐसे डालते थे। ठीक, और उसके बाद इस स्नानागार का महत्व क्या था? ये स्नानागार क्या है कि धार्मिक अनुष्ठानों के पहले स्नान करने के लिए उपयोग होता था। जैसे कि अभी भी अगर हम कोई धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसके पहले हम लोग नहाते हैं ना, तो उसी टाइप का उस टाइम भी करते थे। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, ये मेंस में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का उल्लेख करे करके। उसके बाद फिर आता है मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार। अन्नागार क्या है? ये सबसे बड़ा भवन था। ठीक, ये भी क्या है, पक्की ईंटों का बना हुआ था, और ये भी ना दुर्ग क्षेत्र में था। जैसे ये नगर है और इधर नदी है, तो इस इलाके में ये विशाल स्नानागार बना हुआ था। और ये दुर्ग क्षेत्र में क्यों बना होता था? क्योंकि देखो, जो भी शहर है वो नदी के किनारे बसा था, और नदी में बाढ़ आएगा तो फिर ये जैसे निचले इलाके में बनाएंगे तो इसमें अन्नागार में अगर पानी घुस गया तो पूरा अनाज बर्बाद हो जाएगा ना, इसीलिए इसको ऊपर में बनाते थे। तो इसको याद रखिएगा क्यों ऊपर में बनाते थे। और ये हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी इमारत है, और इसका जो डायमेंशन था वो क्या है, 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था। उसके बाद फिर क्या, ये दुर्ग क्षेत्र में स्थित होता था। तो इसको याद रखिएगा, 2 नंबर में मेंस में पूछ सकता है। उसके बाद फिर क्या है, हड़प्पा संस्कृति का आर्थिक जीवन क्या है? हड़प्पा संस्कृति का व्यापार बाहरी जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की, तो उससे होता था। तो फिर मेसोपोटामिया के लोग हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा शब्द से संबोधित करते थे। तो मेलुहा किसके लिए कहा गया है ऐसा करके प्री में पूछा जा चुका है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। और कौन कहता था? मेसोपोटामिया के लोग, है ना। उसके बाद फिर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सुमेरियन सभ्यता और रोम की सभ्यता से भी होता था। ठीक, उसके बाद फिर जो अफगानिस्तान का शोरतुगोई कोई क्षेत्र है, उसको जो ये हड़प्पा संस्कृति के लोग हैं वो वाणिज्यिक उपनिवेश बना के रखे थे। वाणिज्यिक उपनिवेश क्या था कि जैसे अंग्रेज़ लोग आए थे और भारत को गुलाम बनाए थे और उसके यहाँ के कच्चा माल को उपयोग करते थे, उसी टाइप का क्या है कि अफगानिस्तान में जो शोरतुगोई था उसको हड़प्पा संस्कृति के लोग उपनिवेश बनाए थे। ठीक, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आ सकता है अगला पॉइंट कि चांदी का सबसे पहला प्रयोग हड़प्पा संस्कृति में हुआ था। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चांदी से हड़प्पा संस्कृति के लोग परिचित थे या नहीं थे? तो हाँ थे, इसको आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद फिर क्या है, यहाँ के लोग सोने से भी परिचित थे लेकिन चांदी का ज़्यादा उपयोग होता था, है ना। और मुद्रा का प्रचलन इस काल में नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली से जो भी खरीद बिक्री होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। वस्तु विनिमय सबको पता है कि कोई चीज़ दो और दूसरी चीज़ ले लो, ऐसा करके होता था। और क्या है, मोहरें जो होती थी क्या है, वो सेलखड़ी से बनती थी, ठीक। और मोहर और इसमें अंतर क्या होता है, मोहर क्या होता है, जो हम लोग कोई सर्टिफिकेट होता है तो आज के ज़माने में देखी होगी कि किसी ऑफिसर का ठप्पा लगा रहता है, सील लगा होता है, तो वही मोहर उस टाइम में किसी भी चीज़ को सर्टिफाइड करने के लिए मोहर का उपयोग होता था। और मुद्रा क्या होती है, मुद्रा जैसे खरीद बिक्री करने के लिए जो यूज़ होता है उसको मुद्रा कहते हैं, ठीक। तो मुद्रा और मोहर से थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद फिर क्या है, ये हड़प्पा संस्कृति के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये कूट में आ सकता है, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, जो यहाँ की कृषि थी उसमें गेहूँ, जौ और कपास, ये 3 मुख्य फसलें थी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्या है, इस टाइम की जो सभ्यता चल रही थी उसमें सबसे ज़्यादा जो कपास की खेती हड़प्पा संस्कृति में ही होती थी, जिसके कारण यूनानी लोग कपास को सिंडोन कहते थे। इसीलिए यहाँ ये जो नदी है उसका नाम सिंधु नदी पड़ा था, क्योंकि सिंधु नदी के कारण आसपास ही हड़प्पा संस्कृति है। तो यहाँ के लोगों को मतलब यहाँ के लोग क्या है, कपास की खेती ज़्यादा करते थे, इसीलिए इस नदी का नाम सिंधु नदी पड़ा, सिंडोन से ही सिंधु बना है, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या है, अब जब कपास की खेती करते थे तो उसका उपयोग तो करेंगे ही, तो ये लोग क्या है, सूती वस्त्र उद्योग भी, इस उद्योग से सूती वस्त्र बनाते थे। उसके बाद उद्योग में और क्या है, मनके बनाने का कारखाना चौहदड़ों से मिला है। उसके बाद मोहर बनाने का भी उद्योग होता था। तो उद्योग में ये सब उद्योग होते थे। इसके अतिरिक्त क्या है, बर्तन उद्योग भी होते थे और मूर्ति उद्योग भी होते थे। कांस्य की मूर्ति जो नर्तकी की मिली है वो वाली, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, व्यापार, विदेशों से व्यापार होता था। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 4 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लोथल, रंगपुर, प्रभासपट्टनम और सुरकोतड़ा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो लोथल, रंगपुर, प्रभासपट्टनम और सुरकोतड़ा, ठीक। उसके बाद फिर विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुएं, तो तांबा, तांबा तो सबको पता है, क्वेश्चन पीएससी में भी आ चुका है, खेतड़ी 2-3 बार आया है। तो उस टाइम भी तांबा खेतड़ी से मंगाया जाता था, ठीक। और टीन कहाँ से आता था, टीन आता था ईरान से और अफ़गानिस्तान से। सोना कहाँ से, कर्नाटक से। कर्नाटक में क्या है, कोलार गोल्ड फील्ड है। केजीएफ आप लोग को पता भी होगा, जो मूवी आई थी वो उसी के ऊपर ही है ना। तो कर्नाटक से केजीएफ याद रखिएगा। और सोना कहाँ से लेते थे, ये कर्नाटक से लेते थे, ठीक। और सोना दूसरे कहाँ से आता था, फारस से भी आता था, है ना। उसके बाद फिर चांदी था, वो भी अफ़गानिस्तान से आता था। और जो नीलमणि है वो महाराष्ट्र से आता था। और सुलेमानी नग सौराष्ट्र, गुजरात से आता था, ठीक। इसको याद रखिएगा। और लाजवर्द है वो बदख्शां हिंदू कुश क्षेत्र से आता था, जो बलूचिस्तान क्षेत्र में है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो उसको हिंदू कुश पर्वत बोला जाता है, तो वहाँ से लाजवर्द आता था। और जेट पत्थर कहाँ से आता था, पामीर से आता था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये सही जोड़ी मिलाओ में पूछ सकता है कि कौन सा चीज़ कहाँ से आयात किया जाता था करके। तो इसको आप लोग 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट एक तो तांबा है, उसके बाद सोना, चांदी, और ये जो लाजवर्द है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ भी चुका है। उसके बाद नाप तौल। हड़प्पा संस्कृति के लोग नाप तौल से भली भांति परिचित थे, क्योंकि इस काल में मापक यंत्र के रूप में सीपी के मतलब मापक यंत्र मिले हैं। उसके बाद जो बटखारे होते थे वो पत्थर के बने होते थे। और जो बाट का जो भार होता था वो 16 के गुणांक में होता था। ये 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कितने के गुणांक में होता था। और सबसे छोटी बाट का जो भार था वो 16.64 ग्राम था। इसको आप लोग याद रखिएगा। और लंबाई मापने के लिए एक कांसे के दंड का सहारा लिया जाता था, जिसमें चिन्ह बने होते थे। जैसे कि कोई एक स्केल होता है तो इसमें ऐसे लाइन बना होता है, तो उस टाइप का लंबाई मापने के लिए उपयोग होता था। और ये लोग माप के लिए दशमलव प्रणाली का उपयोग करते थे। दशमलव प्रणाली मतलब 1.1 मीटर, 1.2 मीटर या फिर 6.5 किलोग्राम, ऐसे टाइप का दशमलव प्रणाली उस टाइम भी उन लोगों को पता था। मतलब एकदम से एग्जैक्ट इंटीजर नंबर यूज़ नहीं करते थे, 1 2 3 4 ऐसा यूज़ नहीं करते थे, 1.2 1.3 ऐसा भी करते थे, ठीक।
उसके बाद फिर आता है मुहरें। मुहरे के लिए जैसे मैं आपको बताया था कि मुहरों का उपयोग ऑथेंटिकेशन के लिए उपयोग होता था कि हाँ हम इसी क्षेत्र के हैं ऐसा करके, है ना। तो मुहरे मुख्य रूप से आयताकार और वर्गाकार आकृति की होती थी। और किसकी बनी होती थी? ये सेलखड़ी की बनी होती थी। ये क्वेश्चन आया हुआ था और फिर से पीएससी में पूछ सकता है। उसके बाद फिर क्या है, वर्गाकार मुहरों में चित्र के साथ लिपि भी उकेरी जाती थी और आयताकार मुहरों में केवल लिपि उकेरी जाती थी। इसको याद रखिएगा, वर्गाकार में चित्र तथा लिपि दोनों तथा आयताकार मुहरों में लिपि उकेरी जाती थी। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुहरों में कौन सा है? पशुपति की मुहर। ठीक, पशुपति की मुहर में आपको पता है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें एक इस टाइप के मतलब पशुपति मतलब जो ऐसा सिंह वाला मुकुट पहन के बैठा है मतलब योग की मुद्रा में, और उसके चारों ओर जानवर हैं। तो कौन कौन से जानवर हैं? ऊपर में बाघ है और नीचे में हाथी है, दाहिनी ओर हिरण है और बाएं ओर गैंडा है। तो कौन कौन सा जानवर है पशुपति की उसके मुहर में? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछ सकता है मेंस में, पशुपति के मुहर का उल्लेख करिए ऐसा करके। क्योंकि आजकल बहुत फैक्चुअल पूछता है और जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन कम हो जाते हैं ना तो ऐसे डीप में ही जाता है फिर पीएससी। इसको याद रखिएगा। तो फिर इसको याद रखिएगा कि पशुपति की मुहर में आप लोग ये लिख सकते हैं कि ये सेलखड़ी की बनी हुई थी। इसमें जो योगी था वो सिंह के समान आकृति का मुकुट पहना हुआ था और योग मुद्रा में बैठा हुआ है, और जिसके ऊपर बाघ है तथा नीचे हाथी का चित्र बना हुआ है तथा दाहिनी ओर हिरण तथा बाईं ओर गैंडा उकेरा गया है। तो इतने में 30 वर्ड तो हो ही जाएगा। उसके बाद फिर आता है मोहरों में सींग वाला पशु, भैंस, बकरी, घड़ियाल और मछली का भी चित्र अंकित था। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, ये लोग पीपल को बहुत पवित्र मानते थे, तो पीपल और बबूल के वृक्ष को भी इसमें मुद्रा में अंकित किया जाता था। और कुछ मुद्रा में स्वास्तिक के भी निशान मिले हैं। ये मुख्य रूप से हड़प्पा से मिले हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये लोग स्वास्तिक से भी प्रचलित मतलब जानते थे। उसके बाद फिर इनका धार्मिक जीवन। ये लोग धार्मिक जीवन मुख्य रूप से धार्मिक धर्म क्या है कि भगवान से रिलेटेड होता है। तो ये लोग पूजा किसकी करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। और ये लोग शिवलिंग से भी परिचित थे, तो शिवलिंग के भी प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद फिर ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, इसीलिए इसको मातृसत्तात्मक समाज भी कहा जाता है। उसके बाद प्रमुख देवताओं में पशुपति, वही जो योग मुद्रा में बैठा हुआ था। उसके बाद फिर क्या है, ये लोग वृक्ष पूजा भी करते थे जिसमें पीपल और बरगद प्रमुख है ना, और पीपल मुख्य माना गया है ना। और इसके अतिरिक्त नीम, बबूल, शीशम, खजूर आदि को भी पवित्र मानते थे। तो ऐसा छोटा क्वेश्चन बना के ऐसा पूछ भी सकता है पीएससी में कि वृक्ष पूजा को समझाइए ऐसा करके, या फिर धार्मिक जीवन समझाइए। तो आप लोग को ये सब पॉइंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप लोग देखे होंगे जैसे लोथल में और कालीबंगा में अग्निकुंड मिला है। तो अग्निकुंड में ये पता चलता है कि ये लोग अग्नि पूजा करते थे, जैसे अभी के ज़माने में भी यज्ञ होता है उसी टाइप का। उसके बाद फिर एक मुद्रा मिली है जिसमें एक व्यक्ति को नाग के समीप बैठे हुए दिखाया गया है। तो यहाँ से नाग पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद फिर एक ताबीज़ मिला है जिससे ये सिद्ध होता है कि ये लोग अंधविश्वास में भी विश्वास करते थे। ठीक, उसके बाद फिर जो कब्र में ये लोग क्या है कि परलोक में भी विश्वास करते थे कि आदमी मरने के बाद परलोक में जाता है। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, कब्र में शवों के साथ कुछ सामान, ज़रूरी सामान को इसमें दफना देते थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि परलोक जाने के बाद ये लोग ऐसा मानते थे कि परलोक जाने के बाद ये सब सामान काम आएगा उनके, ऐसा करके। ठीक, उसके बाद फिर स्नानागार को भी आप लोग को लिख देना है कि स्नानागार धार्मिक कार्यों के पूर्व पवित्र स्नान के लिए उपयोग होता था। ठीक, तो ये सब क्या है, धार्मिक जीवन से संबंधित है। उसके बाद फिर आता है शवाधान पद्धति। शवाधान पद्धति में सबसे पहला है दाह संस्कार जो नॉर्मल अभी करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा समाधिकरण। समाधिकरण मतलब कि ज़मीन में जो दफनाया जाता है। उसके बाद आंशिक समाधिकरण में क्या होता था, इसमें 2 तकनीक होता है। एक तो क्या है कि आज जो पारसी समुदाय के लोग, जो पारसी धर्म के लोग हैं, वो लोग क्या है शवों को पशु पक्षी के खाने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद बची हुई हड्डी को दफना देते हैं। तो ये आंशिक शवाधान की पहली विधि है। और दूसरा क्या है, जलाने के बाद जो अस्थि बचता था उसको बर्तन में रखकर दफना देते थे। तो ये आंशिक शवाधान की दूसरी पद्धति। इसको मेंस में पूछ सकता है या फिर प्री में पूछ सकता है कि कौन कौन मतलब ये वाली शवाधान की पद्धति अपनाते थे या नहीं अपनाते थे, ऐसा करके। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद फिर है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में क्या है, ये सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये मातृसत्तात्मक समाज था, है ना। उसके बाद फिर क्या है, ये लोग प्रसाधन सामग्री भी यूज़ करते थे, सोने चांदी के आभूषणों का उपयोग करते थे, चमूदड़ों से मनके बनाने का कारखाना मिला है तथा लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि ये थोड़ा फैशन में भी विश्वास रखते थे। उसके बाद फिर ये गलत लिखा गया, यहाँ पे होगा ऊनी वस्त्र, होगा अन्य वस्त्र लिखा गया है। तो ये लोग सूती और ऊनी दोनों वस्त्र का उपयोग करते थे। सूती वस्त्र कैसे सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी और कपास की खेती के कारण ही इसको सिंडोन बोला जाता था, और मतलब जो सिंधु नदी का नाम सिंधु पड़ा सिंडोन से, ये वाला को याद रखिएगा, है ना। तो फिर यहाँ के लोग सूती वस्त्र भी पहनते थे, है ना। और उसके बाद फिर नगरों में एक लिपिक वर्ग होता था जो मोहरों पर लिखने का काम करता था, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मोहरों पर कौन लिखता था, लिपिक वर्ग लिखता था। उसके बाद फिर मनोरंजन के लिए क्या है, चौपड़ और पासे का खेल भी करते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये सब चीज़ ना आप लोग को दिल्ली का नेशनल म्यूज़ियम है, उसमें सब चीज़ आपको देखने मिल जाएगा। हर एक चीज़ जो जो आप लोग एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम देखते हैं ना, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ। उसके बाद फिर आता है राजनैतिक जीवन। राजनैतिक जीवन यहाँ पे राजतंत्रात्मक ना होकर गणतंत्रात्मक शासन था, ठीक। जो शासक था वो ऐसे मतलब उसमें जैसे पिता राजा बन गया तो फिर बेटा भी राजा बनेगा, वो वाला नहीं था। यहाँ पे शासक था वो चुना जाता था, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे माना जाता है कि जो शासन था वो व्यापारी और वणिक वर्ग के लोगों में था, ठीक। और सत्ता का केंद्रीकरण था, मतलब जैसे अभी के ज़माने में क्या है, केंद्र विभाजित होता है राज्य में, फिर राज्य विभाजित होता है जिले में, तहसील, फिर उसके बाद फिर ऐसा गांव वगैरह ऐसा करके ना, वहाँ विभाजित नहीं था, सिर्फ एक केंद्रीकृत शासन था। और एक जो केंद्र में शासक बैठा था वही पूरे संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति को शासन करता था, ठीक। उसके बाद फिर जो शासक वर्ग था वो कहाँ रहता था, आपको बताया हूँ कि किस टाइप का वो था, वहाँ पे जमा हुआ था शहर। जो शहर था क्या था, दो भागों में था, एक तो ऊपरी भाग, निचला भाग। ऊपरी भाग को दुर्ग क्षेत्र बोलते थे, निचले भाग में क्या है, जो मतलब सामान्य वर्ग के लोग रहते थे, और ऊपर में शासक वर्ग रहते थे, ठीक। जो दुर्ग क्षेत्र था वहाँ पे शासक वर्ग लोग रहते थे, इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद फिर हड़प्पा लिपि। हड़प्पा संस्कृति के लोग लेखन कला से परिचित थे, है ना। जो उनकी लिपि थी वो सांकेतिक लिपि थी और भावचित्रात्मक लिपि थी, और जो उनकी लिपि थी उसको बाउस्ट्रोकैंडम लिपि कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, बाउस्ट्रोकैंडम लिपि कौन सी सभ्यता से संबंधित है, या फिर हड़प्पा संस्कृति की लिपि को क्या कहते हैं, ऐसा करके डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। और जो इनकी जो लिपि थी वो दाएँ से बाएँ ओर लिखी जाती है। जैसे देवनागरी कहाँ से लिखते हैं, बाएँ से दाएँ, हम लोग इधर से ऐसे लिखते हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन वो वाली लिपि थी क्या थी, वो ऐसे इस डायरेक्शन में लिखी जाती थी, ऐसे मतलब दाएं से बाएं। उसके बाद फिर इस लिपि में मुख्य रूप से 64 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 अक्षर मिले हैं। मूल चिन्ह में वही मछली वगैरह का आप लोग एनसीईआरटी की बुक में देखे होंगे कि मछली वगैरह का चिन्ह है, तो उसमें 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 अक्षर मिले हैं। और जो ये लिपि है इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसी कारण इसको आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद फिर आता है मूर्ति कला। मूर्ति कला है, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की मूर्ति बनती थी। पहला कांसे की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति, ठीक। और कांसे की मूर्ति जो बनाते थे उसके लिए लॉस्ट वैक्स विधि का उपयोग किया जाता था। लॉस्ट वैक्स विधि वही जो घड़वा कला और झारा कला जो बनाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ वाले लोग, वही वाली विधि। इसमें क्या करते हैं, मोम की कोई भी एक आकृति बनाएंगे, है ना। मोम की आकृति बनाने के बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे मिट्टी का लेप लगा देंगे, है ना। और मिट्टी का लेप लगाने के बाद क्या है कि ऐसे एक बन जाएगा आकृति, तो उसको क्या है कि आग में तपा देते हैं। आग में तपाने से क्या होता है कि जो अंदर का मोम है वो क्या पिघल जाता है और अंदर पोला हो जाता है। तो पोले में क्या है कि अब उसमें एक धातु डालते हैं, उसके बाद धातु डालने से क्या है कि वो उसी आकृति का रूप ले लेता है, फिर इसी से एक मूर्ति बन जाती है, ठीक। इसको हम लोग देखे हैं वहाँ रायगढ़ में, इसका पूरा समझाए थे जो लोग मूर्ति बनाते हैं वो लोग। तो लॉस्ट वैक्स में भी वो लोग भी उसी से बनाते थे, ठीक। और मूर्ति बनाने का मुख्य मतलब कार्य वो महत्व क्या होता था, ये लोग धार्मिक कार्य के लिए भी मूर्ति बनाते थे और कलात्मक अभिरुचि मतलब सजाने वगैरह के लिए भी मूर्ति बनाते थे, ठीक। उसके बाद फिर पतन का कारण। पतन के कारण में क्या है, हर मतलब इतिहासकारों का एक मत नहीं है, वो हर इतिहासकार अलग अलग अपना देता है, ठीक। तो इसका क्या है,
जो गार्डन चाइल्ड और एवं व्हीलर है वो लोग क्या बोलते हैं, जो बाह्य आक्रमण हुआ था, आर्यों का आक्रमण हुआ था, उसके कारण ये लोग का पतन हो गया। ये लोग हड़प्पा संस्कृति पर आक्रमण किए और अपना वर्चस्व जमा लिया, ऐसा ये लोग ये गार्डन चाइल्ड और व्हीलर बोलते हैं। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके और रंगनाथ राव क्या बोलते हैं कि यहाँ हड़प्पा संस्कृति में बाढ़ आया और उस बाढ़ के कारण सारी सभ्यता का नाश हो गया। उसके बाद आर.एल. स्टेइन क्या बोलते हैं, ये जलवायु परिवर्तन, जैसे कि उस टाइम क्या है, जलवायु परिवर्तन का टाइम चल रहा था। जैसे कि पहले कोई भूमंडलीय शीतलन होता है, फिर तापन होता है। जैसे ये वाला जो ग्राफ है वो भूमंडलीय तापन का है, उसके बाद फिर भूमंडलीय शीतलन का टाइम आता है। तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग सरवाइव नहीं कर पाए, तो इसीलिए ये लोग पूरी सभ्यता ही नाश हो गई जलवायु परिवर्तन के कारण, ऐसा आर.एल. स्टेइन बोलता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, एम.आर. साहनी क्या बोलता है, भूतात्विक परिवर्तन और जल प्लावन के कारण, मतलब भूकंप वगैरह आया जिसके कारण ये इसमें हड़प्पा संस्कृति का नाश हो गया, ऐसा ये बोलता है। उसके बाद फिर के.यू.आर. कैनेडी क्या बोलता है, प्राकृतिक आपदा या फिर महामारी के कारण हड़प्पा संस्कृति का नाश हुआ है। ठीक, तो इतिहासकारों का मत एक समान नहीं है, तो इसलिए हम लोग कोई एक चीज़ पे नहीं मान सकते। अगर पतन का क्वेश्चन मेंस में आता है तो आपको सारे पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा, और प्री में ये ऐसा पूछ सकता है कि मतलब व्हीलर ने क्या बोला है, ये मेन रूप से रंगनाथ राव किसको बोला है, ऐसे करके पूछ सकता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। हड़प्पा संस्कृति अभी इसका कंप्लीट हो गया है, और इसका जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम में सर को भेज दूंगा, और आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।